डी का मतलब है पहले आसपास एक मरीज के यहाँ पे पहुंचे हो, आसपास देखो कहीं आग को खतरा तो नहीं, आग लग रही है या ऊपर से लैंडस्लाइड हो रहा है या कुछ गिर रहा है जिससे आपको चोट लग सकती है, आपको जान का खतरा हो सकता है, क्योंकि अगर आपको जान का खतरा है तो आप उसको नहीं बचा सकते। तो पहले ये देखो कि आसपास डेंजर है, यदि डेंजर है तो इस इंसान को घसीट के ऐसी जगह पे ले जाओ जहाँ पे आपको डेंजर ना हो और उसको भी फर्दर डेंजर ना हो, एक ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको सीपीआर देने की सुविधा। फिर आता है आर, आर का मतलब ये होता है रिस्पॉन्स। तो आप उसका रिस्पॉन्स देखोगे, उसको टैप करके देखोगे, जगाने की कोशिश करोगे। अगर वो आधा बेहोश होगा, थोड़ा सा मूव करेगा, आंखें मूव करेगा, हाथ मूव करेगा, तो रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं, तो ये डॉक्टर का डी आर ये हो गया। जैसे ही डी आर खत्म होता है, आर के बाद आपने देखा कि रिस्पॉन्स ठीक से नहीं आ रहा, तो आपको क्या करना है, कॉल फॉर हेल्प। आप फटाफट क्या करोगे, अगर आसपास और कोई नहीं आपके अलावा, तो आप फोन करोगे एम्बुलेंस को और बोलोगे ऑक्सीजन वाली या डीफिब वाली एम्बुलेंस लेके आए। फटाफट पहले आपको वो करना है, सीपीआर देने से पहले ये जरूरी है, क्योंकि आप सीपीआर तो दे रहे हो, पर अगर किसी को हेल्प के लिए नहीं बुलाया है तो आप सिर्फ सीपीआर देते रह जाओगे, उसकी जान नहीं बचा पाओगे। तो पहले एम्बुलेंस को कॉल करना है, उसके बाद आपका शुरू होता है ABC। ए मतलब याद रखिए एयरवे। एयरवे क्या होता है, सांस की नली, ये अपनी नाक से लेके सांस की नली तक जो फेफड़ों तक नली जा रही है उसको हम एयरवे बोलते हैं, जहाँ से सांस लेते हैं। तो एयरवे को चेक करना है, कुछ फंसा तो नहीं है, एयरवे खुली है कि नहीं, ऐसा तो नहीं कि वो चोक कर गया है उसके बाद बेहोश हुआ है। तो अगर एयरवे को खोलेंगे तो सांस लेना शुरू कर सकता है। तो एयरवे को देखो कि कोई चोक तो नहीं है, मुंह खोल के देखो सांस ले रहा है कि नहीं। तो सांस ले रहा है कि नहीं है, कैसे चेक करते हैं हम लोग, छाती मूव करती है, आप देखते हो छाती मूव कर रही है, 3 टेक्निक होती है, छाती मूव कर रही है कि नहीं। फिर आप सुनोगे, सांस की आवाज सुनोगे, फिर आप अपने गाल पे सांस को महसूस करोगे। 3 टेक्निक से आप पहचानोगे कि ये सांस ले रहा है। तो कैसे पहचानोगे, छाती की मूवमेंट सुनोगे और महसूस करोगे गाल पे। यदि तो वो सांस ले रहा है तो हम क्या करेंगे, पल्स चेक करेंगे। पल्स फीबल होगी, अगर पल्स बहुत हल्की होगी तो फौरन सीपीआर शुरू कर देना है। यदि पल्स है, सांस भी ले रहा है, तो हम उसको रिकवरी पोजीशन में डालेंगे। रिकवरी मतलब है जिससे कि वो रिकवर करे। अब रिकवरी पोजीशन में एक वॉलंटियर में एक्सपेक्ट करूंगी, कोई अगर लड़का आएगा सामने तो मैं रिकवरी पोजीशन आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगी। फिलहाल मैं आपको रिकवरी पोजीशन तक पढ़ाती हूँ, उसके बाद आगे आ जाओ बेटा। मैंने रिस्पॉन्स देखा, ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, आप ठीक है, आप ठीक है, ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, ठीक है। आई विल कॉल फॉर हेल्प, एम्बुलेंस को कॉल करूंगी, जल्दी एम्बुलेंस इस एरिया में लेके आइए, ठीक। देन कम्स ABC, एयरवे के लिए हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट। मैंने फील किया सांस नहीं आ रही, फिर सांस नहीं आ रही तो मुझे अभी पल्स को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कि सांस बंद हुई तो पल्स भी बंद हो गई। फिर भी आपको चेक कैसे करना है, ट्रेकिया के जस्ट बाजू में है, पल्स फीबल होगी, अगर हल्की भी होगी तो भी आपको सीपीआर देना। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो सांस ऐसे ले रहे हैं, हंसने की बात नहीं है, कि उनको तकलीफ हो रही है, दिस इज कॉल्ड गैस्पिंग, दिस इज नॉट नॉर्मल ब्रीदिंग। ऐसी स्थिति में भी आपको सीपीआर देना है। गैस्पिंग इज नॉट नॉर्मल ब्रीदिंग। नॉर्मल ब्रीदिंग होना चाहिए और नॉर्मल पल्स होनी चाहिए। आपको लग रहा है कि पल्स नॉर्मल नहीं है, धक 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 नहीं हो रहा है, या तो अगर आप फील कर रहे हो पल्स को तो बहुत लेट बाद एक और आए, दैट इज ऑल्सो नॉट नॉर्मल। सांस भी बहुत ऐसे हो रही है, या तो ठीक से नहीं ले पा रहा है किसी भी तरीके से, तो ऐसी डिफिकल्टी में भी आपको सीपीआर शुरू करना है। तो आपने देख लिया A, B ब्रीदिंग हो रही है, एयरवे को खोला, B इज ब्रीदिंग, C फॉर सर्कुलेशन, सर्कुलेशन आपने देखा पल्स आ रही है नहीं है, तो फौरन आपको क्या शुरू करना है, सीपीआर। सीपीआर का मतलब है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियो मतलब हार्ट, पल्मोनरी मतलब लंग, रिससिटेशन मतलब जिंदा करना, ठीक है। तो हार्ट और लंग दोनों को जिंदा कैसे करते हैं, हम पंप करते हैं ताकि हार्ट जो है बीट करे। हम नेचुरल तरीके से नहीं, अननेचुरल तरीके से उसको बीट करवा रहे हैं। क्यों बीट करवा रहे हैं, क्योंकि 3 मिनट के अंदर अंदर मुझे ब्रेन तक जो है ब्लड पहुंचना चाहिए, इसलिए फौरन शुरू करना है। ये होता है पंपिंग। पंपिंग क्या करेगा, सर्कुलेशन करेगा। अच्छा, अब जब हम अपना सीपीआर शुरू करते हैं तो सीपीआर का एक और निमोनिक है,
उसको कहते हैं कैब। टैक्सी लेते हो ना कैब, वो कैब याद रखो। CPR का निमोनिक है कैब। कैब क्या है? C इज सर्कुलेशन, A इज एयरवे, D इज ब्रीदिंग। तो सर्कुलेशन में हमने क्या करना है, इन दोनों को क्लास कर लेना है और एल्बो को एकदम सीधा रखना है। और एल्बो जो है, ये आप बीच की हड्डी देख रहे हैं, बीच की हड्डी, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करो, लोअर 1/3, मिडिल 1/3, अपर 1/3। जो लोअर 1/3 है उसके ऊपर ये वाला हिस्सा रखना है पंजे का, सिर्फ ये, पूरा हाथ नहीं रखना, बिल्कुल नहीं रखना। आपने फिजिक्स पढ़ी होगी, तो जितना फैलेगा उतना वेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उतना एक जगह पे प्रेशर कम लगेगा। तो आपको सिर्फ ये वाला पंजे का ये हिस्सा रखना है, यहाँ पे ऐसे रखा और एल्बो को मोड़ना नहीं, एल्बो सीधा, और ये पंजे के अंदर दूसरा पंजा क्लास में, और ये अपना पूरा जो वजन है परपेंडिकुलर, मतलब ये परपेंडिकुलर होना चाहिए पूरा वजन इसके ऊपर, और 100 बीट पर मिनट के हिसाब से आपको पंप करना है। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। मैं अकेली हूँ तो 30:2। 2 क्या है? HTCL, और नाक बंद करके, और फिर एक और नाक बंद करके, तो 30:2। फिर शुरू हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे 30 करने हैं। फिर HTCL और नाक बंद करके ऐसे, दिस इज 30:2। अगर 2 लोग हैं तो 15:2। 30:2 इसलिए क्योंकि एक आदमी कितना कुछ करेगा, और ज़्यादा ज़रूरी है पंप करना, इसलिए 30 दे दिया उसको, सर्कुलेशन को 30 दे दिया। पर क्यों, अगर 2 लोग हैं तो बेस्ट ये रहता है एक जना जो है CPR, एक जना चेस्ट कंप्रेशन करे और एक जना सांस ले। तो उसमें 15:2, मतलब मैं 15 करूँगी, जैसे मैं 15 करूँगी जो दूसरा आदमी वहाँ पे खड़ा है वो 2 सांसें देगा, 2 ब्रेथ्स देगा, और ब्रेथ फास्ट नहीं देनी है, ऐसे नहीं। और उसकी जैसे फुग्गे को हम फुलाते हैं, गुब्बारे को फुलाते हैं, गुब्बारा फूलेगा तो उसको रिलैक्स करने का मौका दो, तो लंग को ऐसे ही रिलैक्स करने का मौका दो, पूरी हवा बाहर आने दो, जो गंदी हवा है उसको आने दो, फिर दोबारा से फूल दो। जब तक वो चेस्ट कंप्रेशन को रोकना नहीं है, इसको 1 सेकंड के लिए भी नहीं रखना, कंटिन्यू रखना। और 2 का फायदा ये है कि वी कैन स्विच प्लेसेस, जो अभी चेस्ट कंप्रेशन कर रहा है वो आके सांस देगा, तो ऐसे 2 साइकिल कंप्लीट होंगे, तो ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, 2 साइकिल कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, ये हो गया आपका चेस्ट कंप्रेशन एंड ब्रेथ्स। 30:2, 15:2, 30:2 when only single person is present, that is lone rescuer. 15:2 when 2 people are there or more than 2 people are there. ठीक है, तो ये आपको बेसिक आना चाहिए। अब आगे जाके कॉमन प्लेस में भी ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिकल डिफिब्रिलेटर्स होंगे, AED। सबसे पहले तो आपको डिफिब्रिलेटर क्या होता है वो बताती हूँ। Then we come to defibrillator. Defibrillator का मतलब क्या है? पहले बात मैं आपको बता रही हूँ, जो यातायात कार्डियक अरेस्ट होता है उसका कारण क्या होता है? उसका कारण ये होता है कि अचानक से जो हार्ट है उसकी पंपिंग इस तरीके से अनियमित हुई कि हार्ट अभी पंप ही नहीं करता। यूजुअली हार्ट की पंपिंग कैसे होती है? मैं कार्डियक सर्जन हूँ, उसके लिए जानती हूँ हार्ट को अंदर से जानती हूँ। हार्ट को हम लोग खोल के अगर देखें ना, ऐसे ऐसे पंपिंग होती है हार्ट, ये होती है पंपिंग हार्ट। जो कार्डियक अरेस्ट वाला पेशेंट होता है उसका हार्ट, मतलब है कि कुछ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है पर वो पंप नहीं कर रहा। पंप नहीं करेगा तो अंदर का ब्लड क्या बाहर जाएगा? क्या ब्रेन तक जाएगा? क्या बॉडी तक जाएगा? नहीं जाएगा। तो ऐसे ऐसे होना, इस स्थिति को हम लोग कहते हैं फिब्रिलेशन। ECG नॉर्मल कैसा होता है आपने देखा होगा, कॉमन तरीके से समझाने, ज़्यादा मेडिकल उसमें टर्म पे नहीं जाऊँगी मैं। कैसे ECG का स्टेप कभी आपने देखा? नॉर्मल हार्ट की ऐसे ऐसे होती है, देखिए आपने, इस स्थिति में ऐसे। तो 3 तरह की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज होती हैं जो कि ऐसी स्थिति को लाती हैं। एक होता है पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, जिसमें पल्स नहीं है, पंपिंग नहीं है, पर कुछ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है। दूसरा है वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, उसकी ECG ऐसी होती है। तीसरा होता है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, उसकी ऐसी होती है। तो ये
फिब्रिलेशन के बाद बंद हो जाता है, फ्लैट लाइन, उसको हम कहते हैं एसिस्टोली, फ्लैट लाइन का मतलब खत्म। यदि फिब्रिलेट कर रहा है, फिब्रिलेट करने के बाद फ्लैट लाइन ही आती है, तो फिब्रिलेट अगर कर रहा है तो फ्लैट लाइन तक जाने, उस अवस्था में जाने से पहले ही डिफिब्रिलेटर हम लगा देते हैं, शॉक देते हैं, तो वो फिब्रिलेशन से नॉर्मल रिदम में वापस आ सकता है, ऐसी संभावना होती है। तो हमें करना क्या है, 2 साइकिल सीपीआर के, जब तक एम्बुलेंस आती है और डिफिब्रिलेटर आता है। जैसे डिफिब्रिलेटर आता है तो हमें डिफिब्रिलेटर लगाना है, उसके कनेक्शंस में लिखे होते हैं, कहाँ पे क्या क्या कनेक्शन है उसमें लिखा होता है सब। डिफिब्रिलेटर आता है और जो ऑटोमेटिक होता है उसमें अपने आप जो है प्रॉम्प्ट देता है कि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, फिर वो बोलता है कि आप लोग सब हट जाओ, तो वो उसके बाद वो शॉक देता है खुद से, वो ऑटोमेटिक होता है और वो आपको प्रॉम्प्ट देता है। जो ऑटोमेटिक नहीं होता, जो हॉस्पिटल में होता है, वो वाले हमको शॉक देना पड़ता है और उसको लगाना पड़ता है, ठीक है। तो डिफिब्रिलेटर का मतलब समझिए, जो फिब्रिलेशन से बाहर निकालता है ताकि फ्लैट लाइन ना, उसको उस अवस्था से निकालने के लिए। तो डिफिब्रिलेटर यदि होता है हमारे पास, तो डिफिब्रिलेटर कैसे करते हैं, 2 साइकिल सीपीआर के दिए, फिर हमने शॉक दिया। ये होता है नॉर्मल ईसीजी, ये नॉर्मल ईसीजी है। इस तरह से लगाया जाता है, एक जो है छाती के इस तरफ, मतलब राइट हैंड में इस तरफ और एक लेफ्ट हैंड में नीचे की तरफ। हार्ट जो होता है, हम हार्ट इस शेप का नहीं होता, पहली बात, ठीक है। हार्ट इस शेप का नहीं होता है। हार्ट की शेप क्या होती है, बेटा रुको, सामने फेस करो, ये छाती है, ये इसके बीच की बोन है, ठीक है। हार्ट की जो अवस्था होती है वो ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऑलमोस्ट ट्रायंगल शेप में होता है। एक बॉर्डर ये होता है, एक बॉर्डर ये होता है, एक बॉर्डर, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, और उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है हार्ट में, अपनी एक इलेक्ट्रिसिटी का एक वो होता है, चैनल होता है। जैसे हमारे घरों में बिजली होती है, वैसे हार्ट के अंदर भी चैनल्स होते हैं, और वो चैनल्स जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी जा रही है वो डायरेक्शन होती है ये, नेट डायरेक्शन ही होती है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक पैडल होता है, उसको हम पैडल को यहाँ रखते हैं, एक पैडल पकड़ते हैं, उसको यहाँ रखते हैं, ये होता है एपेक्स, यहाँ से यहाँ तक। तो इलेक्ट्रिसिटी ऐसे जाती है, ऐसे घूमती है, ऐसे लगाया और उसका शॉक दिया, और शॉक देने के बाद वो फिब्रिलेशन से बाहर निकलता है, ठीक है। जब फ्लैट लाइन होती है तब शॉक नहीं दिया जाता। बहुत सारे डॉक्टर्स भी ऐसी बेवकूफ़ी करते हैं कि फ्लैट लाइन में, वो आप देखोगे, पता नहीं कहाँ देखोगे, बस देखो, मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी मदर इन लॉ को फ्लैट लाइन चल रहा था और वो दे रहे थे, कभी नहीं, वो फिर कभी नहीं निकलेगा। अगर आपने फ्लैट लाइन के ऊपर शॉक दिया तो वो तो खत्म, परमानेंट गया, ठीक है। सिर्फ आप वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में या वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में दे सकते हो, और किसी अवस्था में नहीं दे सकते, इवन पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एपनिया। तो ये आपको डिफिब्रिलेटर। ऐसे आपको ऑटोमेटिक वाला जो होता है उसमें आपको एक पैडल, वो चिपकने वाला पैडल होता है, एक यहाँ लगाना है, एक यहाँ लगाना है, और उसके बाद ऑन कर देना है, वो अपने आप टॉन बताएगा वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, और क्लियर, और क्लियर मतलब सब पीछे हट जाओ, क्योंकि शॉक लगेगा तो आपको भी लगेगा अगर आप जुड़े हो पेशेंट से, तो ठीक है। ऑल क्लियर और क्लोज शॉक देगा। इतना समझ में आ गया? तो ये बेसिक है, इतना अगर आप समझ लेना बेटा तो आप जान तो बचा ही लोगे, ठीक है। आपको एडी की अभी तो जरूरत नहीं, जब तक कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट लेके नहीं आती हर जगह। और कम से कम सीपीआर अगर आप जान लो, कंप्रेशन अगर आप जान लो, तो आप जब तक अस्पताल पहुंचने तक आप करते रहना है, एम्बुलेंस से बैठे बैठे भी करना है। हम लोग क्या करते हैं, अगर वार्ड में अगर कोलैप्स किया मरीज, तो हम फट से वहाँ जाते हैं, शुरू कर देते हैं, ट्रांसफर करते करते मैं तो बेड के ऊपर चढ़ के कर रही होती, और बेड जो है ट्रॉली के साथ शिफ्ट हो रहा होता है, मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि 1 सेकंड भी नहीं छोड़ना है, छोड़ा तो वहाँ पे ब्लड गया। और एक चीज और करना है, फास्ट क्यों करते हैं, क्योंकि जो अपने जो हार्ट का बैठ होता है, हार्ट की जो फोर्स होती है वो बहुत तेज होती है, तो बहुत तेज फोर्स के साथ वो अच्छे से इस वाली जो है नस में लेके जाके ब्रेन तक जा सकता है। पर ये जो है हार्ट अंदर है, ठीक है, मान लो ये छाती है, ये अंदर हार्ट है, आपको बहुत डीप तक जाना पड़ेगा प्रेस करते करते, क्योंकि हार्ट तो बहुत नीचे है ना, बहुत डीप तक जाना है आपको, तो इसलिए आपको फास्ट भी देना है, डीप भी देना है। क्योंकि आप एक कंप्रेशन देते हो ना, ब्लड थोड़ा सा मूव करता है, और कंप्रेशन देते और मूव करता है, और कंप्रेशन और मूव, तो हर कंप्रेशन में वो मूव कर रहा होता है, धीरे धीरे मूव करते करते जाता है। पर नॉर्मल अवस्था में वो तो एक ही पंप पे जाता है, पर आपको फास्ट देना है और डीप देना है, ताकि वो धीरे धीरे करके ब्लड पहुंचे। वैसे
आपको फास्ट और फोर्सफुल करना है। इतना समझ में आ गया आपको? अब मुझे और कौन बताएगा? आप बताओ, आप नहीं बताओ, कौन बताना चाहेगा? आप आओ। सांस ही ले पा रहे तो क्या करेंगे? उसको बोलेंगे खांसने की कोशिश करो, पर वो खांस नहीं पा रहा, बात भी नहीं कर पा रहा। धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि वो नीला पड़ रहा है, तो वो चोट पूरी तरह से होगा। आपको उसको हेल्प करना है, क्योंकि अगर आप इस समय हेल्प नहीं करेंगे वो कोलैप्स हो जाएगा, कार्डियक अरेस्ट में चला जाएगा। ऐसी स्थिति में हम लोग कहते हैं हेमलिक मैनूवर। हेमलिक मैनूवर में क्या होता है वो आपको समझा रहे हैं। ये आप नीचे हड्डी देख रहे हैं, इसके नीचे पेट शुरू हो रहा है। यहाँ पे आप क्या करेंगे? यहाँ पे ये जो मुट्ठी बनाई और ऐसे एकदम हड्डी के नीचे रखना, पेट के जस्ट ऊपर रखा और यहाँ पे इसको फोर्स लगाया और जोर से 1 2 3 4 5 ये किया और उसके बाद पीठ पे मारना है। तब भी नहीं हुआ तो करते रहना, जब तक कि वो कोलैप्स नहीं होता करते रहना। आपने कॉल को हेल्प कर दिया, इमीडिएटली हेमलिक मैनूवर शुरू कर दिया, जब तक कि वो बेहोश होकर नहीं गिरता और सांस रुक के पल्स खत्म नहीं होती तब तक आपको ये करना है। जैसे ही पल्स खत्म हुई आपको वैसे ही लेटा के फिर सीपीआर शुरू करना, जब तक कि एम्बुलेंस नहीं आती। मैंने जो वाली सिचुएशन छोटे बच्चों को भी ज्यादातर हाँ, उसमें क्या करना है वो बताता हूँ। उसमें ये करना है कि आपको, जैसे मैंने आपको ये मुट्ठी का बताया, वैसे आपको एक ही मुट्ठी से ऐसे ऐसे करना, ज़्यादा नहीं यूज करना, एक मुट्ठी से यूज करना और पीछे 1 2 और ये ऐसे लेटा के करना है। बच्चे को वैसे लेटा के करना है, 1 2 3 4 5, उसके बाद ऐसे फिर 1 2 3 4 5, फिर ऐसे 1 2, जब तक कि वो उसकी पल्स चल रही करते रहना। पल्स रुकी, अच्छा बच्चों में सीपीआर वो आपको जानना जरूरी है। अगर तो 1 साल से ऊपर का बच्चा है पर है बच्चा, हम पूरा वजन लगाएंगे तो हड्डी टूट जाएगी, हम क्या करेंगे? सिर्फ ये हिस्सा एक हाथ का 1 2 3 4 5 6 ऐसे 30:2 15:2 सेम, और इसका भी HTCL सेम और ब्रेथ इसका सेम नाक बनती है। अगर 1 साल से कम का बच्चा है तो क्या करोगे? तो और भी छोटा है, 2 फिंगर्स, वेरी गुड, 2 फिंगर्स यहाँ पे रखेंगे, 1 2 3 4 ऐसे 30:2 15:2 सेम। और छोटा जो 1 साल से छोटा का बच्चा है उसके नाक और मुंह में एक साथ मुंह आ जाता है, तो उसका नाक अपने आप बंद होगा, दोनों तरफ से हवा अंदर जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया? और कुछ अगर डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। छोटे बच्चों को कैसे बताया? छोटे बच्चे का सेम